हाँ, तुम तीनों को ये फिगर्स नजर आ रही है? मैंने खुद से एग्जांपल ली है। डेप्रिसिएशन की तो जो ऊपर एग्जांपल की थी उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस की जो हर साल डेप्रिसिएशन थी वो मैंने यहाँ ले ली है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैंने खुद से एज्यूम किए हैं। हसाम, एक सेकंड, हसाम आ जाए फिर। उसको ज्वाइन करा दिया है। हाँ हसाम, माइक माइक म्यूट करो अपना। अच्छा, तो तुम लोगों को ये रिपेयर्स और डेप्रिसिएशन के फिगर्स नजर आ रहे हैं जो एक सामने टेबल ड्रॉ किया मैंने? जी सर। अब इसमें एक चीज जी। ऑब्जर्व करना कि जब डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम है। जी सर। जब नॉन करंट एसेट पुराना होता जाता है तो उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो लेटर ईयर्स में ना नॉन करंट एसेट के रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ जाता है। यस। तो इस केस में रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करने का फायदा ये कि जब आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस शुरू के सालों में नई नई है या कम है तो उन सालों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा शो हो रहा होगा। और जब बाद में रिड्यूसिंग बैलेंस की वजह से डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी ना, तो उस वक्त पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फिगर ज़्यादा होगी। तो इसका बेनिफिट ये कि इवन अमाउंट ना एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज नहीं होगा। यानी एक फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टोटल में चार्ज होगा। अगर डेप्रिसिएशन भी हर साल ज़्यादा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो गई है लेटर ईयर्स में, तो एक्सपेंस की वैल्यू ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाएगी। सही है? तो रिड्यूसिंग बैलेंस का एक ही बेनिफिट है। आगे जब एस्टिमेटेड एक्सपेंस कम हो जाएगा तो एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा शो हो रहा होगा। तो एक फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ना चार्ज होगा इनकम स्टेटमेंट में। ये समझ आए थोड़ा तुम लोगों को? यस सर। जी सर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवंबर में क्वेश्चन आया था कि एक फर्नीचर है, उसका कुछ एक मशीन है और एक वो कोई नॉन करंट एसेट है, उसके बारे में थोड़ा सा उसने हिंट्स भी दी थी। और फिर पूछा था कि इन दोनों के लिए कौन कौन से मेथड अप्रोप्रिएट है डेप्रिसिएशन के। तो वहाँ थोड़ी सी भाषण समझाना था। ये टेबल तो मैंने यहाँ बनाया पूरा। इसको तुम लोग एक बार रीड भी कर लो। सही है? स्ट्रेट लाइन वर्सेस रिड्यूसिंग बैलेंस। हाँ भले ही टेबल रीड कर लिया तुमने? जी सर, रीड का कर लिया या कर रहे हो? कर रहा हूँ सर, बस ये रिड्यूसिंग बैलेंस पर। सही है, सही है। और भाई थ्योरी तुम लोगों को सब पढ़नी है बैठ के, जो मैं ऐसे ही बिला वजह डिस्कस नहीं कर रहा। अभी ऐसे भी टीचर्स हैं जो कह देते कि बेटा आप लोग खुद ही रीड कर लीजिएगा, थ्योरी आप लोग समझ जाएंगे। मैं हर चीज़ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग बेटर वे में इन चीज़ों को फिर स्टडी कर सको। और ये थ्योरी के क्वेश्चंस कॉमन है, अभी मैं दिखाऊंगा। तो कैलकुलेशन भी तुम लोग को सही से करनी है, थ्योरी भी तुम लोग को पढ़नी है सब नोट्स में जितनी भी है। और मैं समझा भी रहा हूँ हर चीज़ तुम लोगों को। तो
पेपर में पास होना या अच्छा ग्रेड चाहिए, अब जो भी तुम लोग की प्रायोरिटी है, उसके लिए एक हद तक कैलकुलेशन करनी है और एक हद तक थ्योरी करनी है। किसी एक चीज से ना तो तुम ए स्टार या ए ले सकते हो ना पास हो सकते हो। दोनों चीजों को ना बैलेंस में लेके चलना है पेपर में अब अकाउंट्स के, क्योंकि दोनों चीजें अच्छे खासे मार्क्स की आती है। ऑब्वियसली कैलकुलेशन के मार्क्स ज्यादा होंगे, लेकिन थ्योरी के भी कंसिडरेबल मार्क्स होते हैं। और बाजू का अपना क्वेश्चन हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो कैलकुलेशन के एस्पेक्ट से, तो उसमें फिर एग्जामिनर थ्योरी इजी देता है, तो वहां पे तुम लोग अपने मार्क्स सेव करने। तो ये शाम मर गया, खैर जाने दो उसको। थोड़ा थोड़ा डिस्कस, डिस्पोजल भी अभी डिस्पोजल डिस्कस नहीं कर रहा, सही समझ आ गया ना, स्ट्रेट लाइन वर्सेस रिड्यूसिंग बैलेंस। जी सर। अच्छा, एक बार ये भी रीड कर लो रिड्यूसिंग बैलेंस के बारे में। अच्छा, कभी कभी रिटन डाउन वैल्यू भी यूज करते हैं नेटबुक वैल्यू के लिए, बट तो मल्टीपल टर्म्स भी याद करने होंगे तुम लोगों को। या तो वो उस चीज को नेटबुक वैल्यू कहेगा या कहेगा रिटन डाउन वैल्यू। जी सर। सही है। हो गया सर जी। सही है जी। दो डेप्री पॉलिसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी कुछ एंट्रीज होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, सही है। एक सेकंड। एक चीज है अभी, एक सेकंड वेट करना। ये नवंबर का पेपर है ये इसका। इसको पढ़ना वलीद जरा। Khalid runs a business. His non-current assets with a total value of dollar 2 lakhs, 20 lakhs, नहीं, 2 लाख है, consist ये टू of, हंड्रेड थाउजेंड है। ये 2 लाख है। टू हंड्रेड हाँ थाउजेंड दो सॉरी, लाख है। हाँ। ठीक, 2 lakh, consist of a motor, a vehicle and a machine with a life expectancy of 5 years. He anticipates that the mechanic will make products मशीन। as at a steady मशीन। मशीन। machine will make products at a steady rate during that period. Required a state three methods of depreciation which may be used by a business. दो तो पढ़ा दी, तो कम से कम दो बता दो। ये देखो स्ट्रेट अवर्स में थ्योरी पूछ ली। अभी कौन से दो में उसको दो तो बता दो, तीन होते हैं। दो कर चुके हम डिस्कस। एक तो स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस है।
अभी तो डिस्कस किए स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस। हो होगा तीसरा रिवैल्यूएशन होता है, जो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्या करते हैं उसमें। तो ये 3 डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं। सही है। हाँ वलीद सही है सर, क्लियर है। जी जी सर। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, जरा इसको रीड करना। Advise Khalid which method of depreciation he should use for each asset. Justify your advice. अब मार्क्स Motor 6 है इसके। vehicle. एडवाइस हालिद विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही शुड यूज फॉर ईच एसेट, जस्टिफाई योर एडवाइस। और इसके लिए ना ये इन्फॉर्मेशन यूज करनी जो पहले पैराग्राफ में दी हुई है उसने। सर मोटर व्हीकल के लिए तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज होना चाहिए। नहीं, देखो उसने मशीन्स के बारे में तो हिंट दी हुई है, ही एंटीसिपेट्स दैट द मशीन विल मेक प्रोडक्ट्स एट अ स्टेडी रेट ड्यूरिंग द पीरियड। मशीन विल मेक प्रोडक्ट्स एट अ स्टेडी रेट ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आ रहा है? मशीन विल मेक प्रोडक्ट्स एट अ स्टेडी रेट ड्यूरिंग दैट पीरियड। हाँ वलीद इसका कुछ मीनिंग। मतलब सर नहीं समझा। देखो स्टेडी का मतलब स्टेडी रेट, स्टेडी रेट। स्टेडी रेट भी नहीं समझ आ रहा? सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेडी रेट का मतलब कुछ समझ आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, स्टेडी रेट का मतलब इसमें यह है कि मशीन विल मेक प्रोडक्ट्स एट अ स्टेडी रेट ड्यूरिंग द पीरियड। इसका मतलब हर साल मशीन ना सिमिलर सिमिलर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। अब इसमें मशीन ना हर साल आपको 1 लाख यूनिट्स ही प्रोड्यूस करके देगी मिसाल के तौर पे। इसमें ये नहीं होगा कि शुरू के सालों में मशीन जी। जो है वो 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, बाद के लेटर ईयर्स में वो सिर्फ 16,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अब इस मशीन से, ये 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आप जो है, तो ऐसा नहीं होगा। मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो वो हर साल आपको सेम लेवल ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगी। तो इजंट इट कि मशीन सिमिलर लेवल ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड करेगी हर साल। ये नहीं कि शुरू के सालों में ज़्यादा बेनिफिट, लेटर ईयर्स में कम बेनिफिट। तो ये हिंट है, किसी चीज़ की हिंट दी है एग्जामिनर ने। इसको यूज़ करके ही कम से कम मशीन के बारे में क्या एडवाइस दोगे फिर? मोटर व्हीकल छोड़ देते हैं अभी, अभी बात करते हैं सिर्फ मशीन पे। तो तुम्हें क्या लगता है मशीन पे फिर कौन सा मेथड यूज़ होना चाहिए? सर वो दूसरा वाला दूसरा मेथड सर आपने क्या बताया एक स्ट्रेट लाइन मेथड दूसरा। रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस। तो तुम कह रहे हो कि रिड्यूसिंग बैलेंस यूज़ होना चाहिए मशीन्स के लिए? जी सर। गलत। देखो अभी मैंने बताया कि ऐसे नॉन करंट एसेट्स जो कि सिमिलर लेवल ऑफ बेनिफिट देना मुझे हर साल, उनके लिए स्ट्रेट लाइन यूज होना चाहिए। और ऐसे नॉन करंट एसेट्स जो कि शुरू के सालों में मुझे ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, आखिर के सालों में मुझे कम बेनिफिट दे रहे हैं, तो उनके लिए यूज होना चाहिए आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ तुम्हें मशीन के बारे में ये लग रहा है कि शुरू के सालों में ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, आखिर के सालों में कम प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा मशीन के साथ इसमें, इस क्वेश्चन में। स्टेडी रेट का मतलब है कि हर साल सेम यूनिट जी सेम सर। लेवल ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। तो मशीन हर साल जो है तुम्हें सिमिलर लेवल ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है। मशीन तो हर साल सेम बेनिफिट देगी, इसका मतलब ही यही है, प्रोडक्ट्स एट अ स्टेडी रेट ड्यूरिंग दैट पीरियड। कि जो जी 5 साल सर। का अरसा है ना उसमें 1 लाख यूनिट्स हर साल बनेंगे। तो अब कौन सा मेथड यूज होना चाहिए इसमें मशीन पे? सर स्ट्रेट लाइन।
हाँ, मशीन पे ना स्ट्रेट लाइन यूज होगा। अच्छा, जब सिमिलर लेवल ऑफ बेनिफिट मशीन हर साल दे रही है, तो वैल्यू भी ये ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट से हर साल अपनी मार्केट वैल्यू लूज करेगा, सही है। ये नहीं कि शुरू में ज्यादा वैल्यू लूज कर रहा है जी। बाद में कम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा अगर सिमिलर लेवल ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तो वो जो मैंने टेबल बनाया ना, वो स्ट्रेट लाइन वर्सेस रिड्यूसिंग बैलेंस, उसी के पॉइंट्स को यूज करके ना जस्टिफाई करना है। अच्छा, ये 6 मार्क्स का सवाल है, तो उसमें 3 मार्क्स मशीन के होंगे और 3 मार्क्स मोटर व्हीकल के होंगे। ये बात तो समझ आ रही है ना तुम्हें? यस सर। और मोटर व्हीकल में भी जैसे मशीन की बात कर लेते हैं चलो, तो 1 मार्क्स तो उसमें एडवाइस देने का होगा, और कोई 2 मार्क्स ना वो रीजनिंग के होंगे। तो मशीन का चलो मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आया भाई, पूरा थ्योरी का है। अच्छा, अगर हर साल ही मैं 1 लाख यूनिट्स बना सकता हूँ इस मशीन के जरिए, तो इसका मतलब यह है कि इस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़्यादा नौबत नहीं आएगी। यस सर। तो ये लूज वैल्यू बाय सिमिलर अमाउंट की जगह मैं वो भी लिख सकता था कि इट विल, कि इस पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो है वो नौबत नहीं आएगी ऐसा जो है। तो तब भी मैं स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम शो होगा या नहीं उसकी नौबत ही नहीं आएगी, तो फिर मैं डेप्रिसिएशन ही ज़्यादा शो करूँ तो अच्छा है। तो वो चीज़ मैं स्ट्रेट लाइन से कर सकता हूँ कि हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शो होगा। तो देखो, इस तरह एडवाइस करना है। 2 पॉइंट्स लिखे और 1 मार्क्स इसमें ये रिकमेंडेशन का है। इसको पढ़ लो जरा। तो लंबी कहानियां नहीं लिखनी, टू द पॉइंट बात कर दो कि मार्क्स मिल जाएंगे अकाउंट्स में। ठीक है सर। ये समझ आए मशीन का? जी सर। चाहो तो पिक्चर ले लो या लिख लो अपने पास, पर मैं उस पर बात करते हैं, मोटर व्हीकल्स पे। डन सर। अच्छा, अब एक मसला है कि मोटर व्हीकल के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जो तुम्हारा अपना कॉमन सेंस है, तुमने भी मोटर व्हीकल्स को ऑब्जर्व किया होगा उनके साथ क्या होता है, तो उसके हिसाब से भी मोटर व्हीकल का आंसर देना है। तो मोटर व्हीकल का ना तुम आंसर लिखने की कोशिश करो, फिर मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, और मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो तुम कि तुम कौन से मेथड को सपोर्ट करोगे मोटर व्हीकल्स के लिए। अगर उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं मोटर व्हीकल्स के बारे में, तो जो नॉर्मली मोटर व्हीकल्स के साथ होता है वही होगा उसके साथ, और उसके मुताबिक एक मखसूस मेथड ही यूज़ करना चाहिए। तो थोड़ा लिख के दिखाओ तुम भी। जी सर। 5 मिनट है तुम्हारे पास। जी सर बिल्कुल। बिल्कुल रिसेंट आया नवंबर, तो अभी अपने वेरिएंट का सवाल है।
सर मोटर व्हीकल के लिए तो वो मेथड यूज होगा, रिड्यूसिंग मेथड। हाँ तो एक मार्क्स ही एडवाइस का हो जाएगा और दो कोई रीजन लिखो, जो टेबल मैंने समझाया है ना वही यूज करना है। मैं खोल भी देता हूँ अपने सामने, चलो अभी तुम्हें याद नहीं हुआ होगा। दो रीजन लिखने, जस्टिफाई करो। तीन रीजन है, कोई दो दे दो तुम। सर मतलब ये रीजंस एज इट इज कॉपी कर दूं या ओन वर्ड्स में लिख के दे दूं? जैसा सही लगे, बिकॉज मोटर व्हीकल समझ आ रहा हूँ मुझे। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखना लिखे तो अपने वर्ड्स में करके लिखना लिख दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस वो मोटर व्हीकल से लिख दो। मतलब वही सेम बातें फिट होंगी, लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, या फिर वर्ड्स का रटा रटाए लिखना है तो। अच्छा, अगर रिपेयर मेंटेनेंस वाला पॉइंट चूज करो ना, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन प्रॉपर करना होगा, क्योंकि मैंने या तो उसे मेंशन कर दिया कॉम्पेंसेट फॉर राइजिंग रिपेयर मेंटेनेंस ओवर लेटर ईयर्स, तो ये थोड़ा ढंग से समझाना होगा। अगर नहीं कर सकते तो बाकी दो पॉइंट यूज कर लो फिर, वो आसान है क्योंकि। कौन सा सर ढंग से समझाना होगा? तीसरा, कॉम्पेंसेट फॉर राइजिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवर लेटर ईयर्स, के इसमें थोड़ा सा तरह लिखना होगा कि अर्लियर ईयर्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम होगी तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा शो हो जाएगी, लेटर ईयर्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ जाएगी तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो गया होगा, तो उससे एक फेयर अमाउंट एक्सपेंस का चार्ज होगा। एक्सपेंस बिला वजह ज़्यादा जी चार्ज सर। नहीं होगा, तो इसको इस तरह प्रॉपर समझाना होगा अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का चूज करते हो तो। सर इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये मुझे जरा वो करने में समझ नहीं आ रहा। भाई ये पहला पॉइंट में सिंपली है कि जो एसेट शुरू के सालों में ज़्यादा बेनिफिट फायदा पहुंचाए बिजनेस को, और आखिर के सालों में कम फायदा पहुंचाए, जैसे मोटर व्हीकल्स में होता है। अब गाड़ी जो है शुरू में तुम ज़्यादा किलोमीटर चला सकते हो, ज़्यादा घंटे गाड़ी को ट्रक को रगड़ सकते हो जो है, तो शुरू में उससे काम ज़्यादा ले सकते हो। बाद में तो ट्रक को ये होगा कि बीच बीच में रेस्ट भी देना पड़ता है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस फ्रीक्वेंटली होगी, तो फिर वो तुम्हें वैसा फायदा नहीं पहुंचाएगी बाद में जैसा शुरू के सालों में पहुंचाती मोटर व्हीकल ना।
तो assets which provide more benefit in earlier years while less benefit in later years are depreciated using reducing balance method. ट्रक से जैसे शुरू में तुम ज्यादा डिलीवरीज कर सकते हो, बाद में थोड़ी कम डिलीवरीज कर पाओगे अपनी ट्रक से, तो वहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट आखिर के सालों में कम हो जाएगा और शुरू में जबकि तुम्हें ज्यादा मिल रहा था। इसी तरह जब ट्रक और मोटरसाइकिलें पुरानी हो जाएंगी तो शुरू में उनसे ज्यादा डिलीवरीज कर पाते थे, बाद में कम कर पाओगे, तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो जाएगा आखिर के सालों में जाके ना। ये मकसद है। तो ऐसों के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। सर पिक्चर भेज दी, आप देख। चलो देखते। यार अच्छा लिखा आंसर, फिर पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन जब बेनिफिट की ना, इकोनॉमिक बेनिफिट का जरा वर्ड ऐड कर देना। सही है, बेनिफिट के साथ इकोनॉमिक ठीक है लिख सर। दो। अच्छा है। ठीक है सर। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में एक चीज दिखाता हूँ। ये तो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बगैर तुम आंसर नहीं कर सकते। ये जब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पढ़ लोगे ये भी तब कर सकते हो। अब तुम इस क्वेश्चन 2 में देख सकते हो, क्वेश्चन 2 और 3 15-15 मार्क्स के होते हैं, ये देखो टोटल 15। क्वेश्चन 3 पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पे टोटल 15। तो क्वेश्चन 2 और 3 होते 15-15 मार्क्स के। और क्वेश्चन 2 को तुम जरा जी देखना, इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन है? नहीं सर। और इसमें से डेप्रिसिएशन के मार्क्स काउंट करो, ए और बी पार्ट के 3 और 6। 9। 15 में से 9 मार्क्स थ्योरी के डेप्रिसिएशन के। तो डेप्रिसिएशन की देख लो, जी उसने सर। कोई कैलकुलेशन नहीं दी नवंबर में। पूरे के पूरे 9 मार्क्स थ्योरी के, जी। और फिर बाकी पार्ट भी सब थ्योरी के। तो ये क्वेश्चन मैंने रियलाइज कराने के लिए कराया कि थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और ये भी नवंबर में ही हुआ है, ये नवंबर का पेपर है ये। यस सर। तो सिर्फ कैलकुलेशन करके चले जाएंगे, अगर हम कैलकुलेशन से अपने आप को बचा लेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो फिर गए आप काम से। तो ये सब नोट्स में दिया हुआ है, तो इसलिए थ्योरी भी सही से स्टडी करनी है तुम लोग को, अलग से थ्योरी पढ़ने के लिए टाइम निकालना होगा। और मैंने तो यस नोट्स सर। में बहुत कम पेजेस में कर दिया है, वरना जो ए लेवल की बुक है ना अकाउंट्स की, डेविड हॉपकिंस और हैरर रेंडल की, वो अराउंड 650 पेज की है, एएस और ए2 मिला के ऑब्वियसली। तो उसमें से तुम्हें 300-400 पेज पढ़ने पड़ेंगे एएस के लिए। मैंने नोट्स में से मुश्किल से 70-80 पेज के। तो पास पेपर के एक तो क्वेश्चंस करो जो मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, और अगर ये नोट से थ्योरी पढ़ लो तो डन है। और मैं हर चीज़ समझा भी रहा हूँ थ्योरी की, ताकि तुम लोग याद आसानी से कर सको। देख लो ये कि थ्योरी को हल्के में लोगे तो क्या होगा पेपर में। मेरे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई थी नवंबर में, क्योंकि मैंने तो थ्योरी करा के भेजा था, तो वो तो खुशी खुशी आए थे बाहर, बाकियों के बड़े मुंह बने थे इस क्वेश्चन पे, दूसरे टीचर के जो स्टूडेंट्स थे कुछ। तो सही, अब क्लास ओवर करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ एक दिन में नहीं समझा सकते। तो कल इंशाल्लाह कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी डेप्रिसिएशन की। जी सर इंशाल्लाह। सही है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर। अल्लाह हाफ़िज़।